Hello students, welcome in development of educational system in India. Myself Dr. Rajesh Kumar. आज का हमारा टॉपिक है वुड डिस्पैच। वुड का घोषणा पत्र 1854। वुड डिस्पैच जो है एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएड फर्स्ट ईयर, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जो है वो अवश्य आता है। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, इसको जो है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहा जाता है। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहा जाता है। सबसे पहले चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड कौन थे? चार्ल्स वुड जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट या डायरेक्टर थे। चार्ल्स वुड समय चूंकि पहले जब ब्रिटिश पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था इंडिया के अंदर, तो उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्टर जो है वो चार्ल्स वुड थे। चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शैक्षिक नीति की घोषणा करी, जिसको कि हम जो है वुड के घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। ब्रिटिश सरकार कंपनी को प्रत्येक 20 वर्ष के बाद नया आज्ञा पत्र जारी करती थी। अब 1833 के बाद 1853 में नया आज्ञा पत्र आया और इस बार जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत की शिक्षा नीति के संबंध में विचार करने हेतु एक संसदीय समिति का गठन किया गया। इस संसदीय समिति ने जो है डिस्कशन के बाद जो है भारत में अपनी एक एजुकेशन पॉलिसी तैयार की और चार्ल्स वुड को इस एजुकेशन पॉलिसी को भारत में इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया। तो 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्टर जो है या प्रेसिडेंट जो है चार्ल्स वुड थे। तो चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसको कि वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। वुड डिस्पैच एक 100 आर्टिकल या अनुच्छेद का एक विस्तृत रिपोर्ट थी। यानी कि ये जो है ये रिपोर्ट जो है या हम कहें ये डिस्पैच 100 अनुच्छेद लंबा जो है था, काफी यानी कि विस्तृत था। वुड डिस्पैच जो है क्या था कि वो उसमें शिक्षा के प्रत्येक पक्ष को लेकर सुझाव दिए गए थे। जैसे कि शैक्षिक प्रशासन के संबंध में उसमें सुझाव दिए गए। इसमें सुझाव दिया गया कि शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी या सरकार पर है। इसमें कहा गया कि जो भारत के वो प्रदेश जिन पर की ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, उन क्षेत्रों में रहने वाली पब्लिक, चाहे वो भारतीय हो या फिर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे परिवार परिजन हो, उन सबकी शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी के ऊपर है। उस क्षेत्र की पब्लिक की शिक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी, वो इससे जो है विमुक्त नहीं हो सकती। इसके लिए उस समय वुड डिस्पैच से पूर्व जितनी भी शैक्षिक समितियां या जो परिषद चल रही थी उन सबको भंग कर दिया गया। सभी प्रांतों खासकर बंगाल, मद्रास, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, मुंबई आदि में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। इसमें सुझाव दिया गया था कि सभी प्रांतों में जो है एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी, जो कि लोक शिक्षा विभाग उस प्रांत में शिक्षा व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें चार्ल्स वुड ने कहा था कि कोई भी विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं करता है जितना कि शिक्षा, और शिक्षा प्रदान करना ये हमारा एक पवित्र कर्तव्य है। लोक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति, इसमें कहा गया कि जब प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी तो हर प्रत्येक प्रांत का लोक शिक्षा विभाग का जो उच्च अधिकारी होगा वो लोक शिक्षा निदेशक होगा। इसलिए एक लोक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की जाएगी लोक शिक्षा विभाग में
और साथ ही साथ उसके सहायतार्थ उपसंचालक, निरीक्षक और जो है लिपिकों की भी नियुक्ति की जाएगी। जिससे कि जो है वो खाली एक आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, नहीं पूरा एक डिपार्टमेंट जो है वो सृजित किया जाएगा। और इस काम में लोक शिक्षा जो विभाग होगा, लोक शिक्षा विभाग के निदेशक का उत्तरदायित्व होगा कि वो हर साल के अंत में एक वार्षिक रिपोर्ट सबमिट करे। यानी कि वो अपने वर्ष के अंत में जो है वो जो भी प्रगति हुई है शिक्षा के क्षेत्र में, उसकी रिपोर्ट सबमिट करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट के सम्मुख। वित्तीय प्रबंधन और सहायता के संबंध में जो है कहा गया कि 1813 का जो राजपत्र था उसमें 1 लाख रुपए की धनराशि को सहायता अनुदान में परिवर्तित कर दिया गया। 1800 छात्रों आप जानते हैं कि 1813 का जो आज्ञा पत्र आया था, राजपत्र आया था, उसमें कंपनी को प्रति वर्ष आमजन की शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करने के लिए कहा गया था, जिसके ऊपर बड़ा विवाद हुआ था। बाद में मेकाले ने जो है अपना सुझाव दिया था और उसमें सुझाव दिया था कि कंपनी को ये राइट होगा कि वो अपने हिसाब से खर्च करे। लेकिन इसमें जो है जब वो डिस्पैच आया तो इसमें ये परिवर्तित कर दिया गया और इस राशि को सहायता अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इसमें व्यवस्था की गई कि भारतीय व मिशनरी सभी को समान अनुदान प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो भारतीय होंगे चाहे मिशनरियों द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं को समान रूप से अनुदान प्रदान किया जाएगा और इसमें खर्च करने के लिए मद भी स्पष्ट कर दिए गए। यानी कि जो पैसा खर्च होगा शिक्षा के ऊपर, किन-किन मदों पर खर्च होगा, तो इसमें जो है करके भवन निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिक्षा का वेतन, शिक्षकों का वेतन और छात्रवृत्ति, इन मदों में जो है ये पैसा खर्च किया जाएगा। शिक्षा के संगठन की बात करें तो वुड डिस्पैच में शिक्षा को 4 स्तरों में विभाजित कर दिया गया। भारत में जो भी शिक्षा है उसका वो 4 स्तरों में विभाजित रहेगी। कौन-कौन से स्तर होंगे? प्राथमिक स्तर, मिडिल स्तर, हाई स्कूल और उच्च स्तर। तो ये 4 जो है शिक्षा का संपूर्ण संगठन जो है, यानी कि 4 लेवल होंगे एजुकेशन के, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर लेवल। 4 लेवल जो है एजुकेशन के इसमें निर्धारित कर दिए गए। ऐसा पहली बार हुआ जब शिक्षा के जो है स्तरों को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया भारतीय शिक्षा के इतिहास में। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना शिक्षा के महत्वपूर्ण संचालन के लिए क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय से ऊपर मिडिल स्कूल से ऊपर हाई स्कूल और हाई स्कूल से ऊपर विश्वविद्यालय या कॉलेज होंगे। तो इनका एक क्रम होगा, यानी कि बालक को अगले विद्यालय में प्रवेश के लिए पूर्व विद्यालय की शिक्षा पूर्ण करने, प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण करने के बाद मिडिल स्कूल में पहुंचेगा, मिडिल स्कूल के बाद हाई स्कूल में पहुंचेगा और हाई स्कूल के बाद कॉलेज या विश्वविद्यालय में जो है बालक का प्रवेश। तो क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना का कंसेप्ट जो है वो डिस्पैच में दिया गया था। शिक्षा के उद्देश्य, छात्रों ध्यान रखना कि वुड डिस्पैच पहली ऐसी एजुकेशनल पॉलिसी या कमीशन था ब्रिटिश पीरियड का जिसमें कि शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया हो। तो इसमें जो है शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि शिक्षा जो है ऐसी होगी जो कि बालकों को जागरूक करे, उनमें धैर्य, सक्रियता और सतत परिश्रम जैसे गुणों को विकसित करे। यानी कि शिक्षा जो है वो ऐसे बालकों को दी जाएगी जो कि बालकों को जागरूक, धैर्य, सक्रियता तथा सतत परिश्रम जैसे उनके अंदर इन गुणों का विकास करे। गलती से प्राप्त तरह-तरह के अनुभवों का अनुपस्थिति में लाभ उठाने के महत्व पर बल दिया गया। इसमें शिक्षा का उद्देश्य कि बालकों को जो शिक्षा दी जा रही है, बालकों को गलती करने के भी अवसर जो है प्रदान किए जाए। यानी कि जो व्यक्ति गलती करता है, तो गलती करने से प्राप्त अनुभव बेकार नहीं जाते, बल्कि ये गलतियाँ करने से जो अनुभव प्राप्त होते हैं, वो बालकों को अन्य परिस्थितियों में लाभ उठाने की योग्यता प्रदान करते हैं। इसलिए गलतियाँ भी जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। भारतीयों के मानसिक और बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाना, इसमें जो है ये शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया गया कि हमारा शिक्षा का उद्देश्य है कि भारतीयों के मानसिक और उनके मेंटल लेवल और इंटेलेक्चुअल लेवल को जो है
ऊँचा उठाया जाए। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचय कराना, ये भी जो है हमारी शिक्षा का उद्देश्य है कि जो यूरोपियन ज्ञान विज्ञान है, उससे भारतीयों का परिचय कराना है। भारतीयों की भौतिक उन्नति करनी है, शिक्षा प्राप्त करके भारतीय जो है वो अ, व्यापार करेंगे या कोई भी अन्य व्यवसाय करें या नौकरी करें, इससे जो है वो धन अर्जन करेंगे और इससे जो है उनकी भौतिक उन्नति को प्राप्त करेंगे, सुख संपत्ति को प्राप्त करेंगे। भारतीयों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, जब भौतिक उन्नति होगी तो उनका जो जीवन स्तर है, वो भी जो है ऊँचा उठेगा। अंग्रेजी माल की माल को बढ़ाना, ये भी जो है एक बड़ा मुख्य उद्देश्य था। उनका कहना था कि जब हम भारतीयों को शिक्षा देंगे, तो भारतीयों में धीरे-धीरे हम जो है अंग्रेजी मानसिकता को डेवलप करेंगे, अंग्रेजी रहन-सहन, संस्कृति को विकसित करेंगे, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो अ, ब्रिटेन में सामान बन रहा है, उस अंग्रेजी माल की डिमांड जो है भारत में बढ़ेगी। धीरे-धीरे भारतीय अंग्रेज़ों की तरह का रहन-सहन अपनाना शुरू करेंगे, तो अंग्रेजी माल बढ़ेगा, तो इससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। नैतिक और चारित्रिक विकास करना, ये भी शिक्षा का उद्देश्य था। राज्य सेवा के लिए योग्य कर्मचारी तैयार करना, ये भी एक बड़ा मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का कि इस तरह की शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम जो है भारतीयों को इस लायक बनाएँगे कि वो कंपनी की सेवा करें। वो कंपनी में क्लर्क की नौकरी या दूसरे पदों पर जो है कार्य करें, जिससे कि कंपनी को जो है योग्य और सस्ते कर्मचारी मिल जाएँगे। क्योंकि अगर वो ब्रिटेन से कर्मचारी लेकर आते तो वो उनको ज़्यादा वेतन देना पड़ता। और भारत में ही जो है कि भारतीय वही काम जो है कम वेतन में भी कर सकते हैं, इसलिए राज्य सेवा के लिए योग्य कर्मचारी तैयार करना भी शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया गया। शिक्षा का पाठ्यक्रम, अब बात आती है कि शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो किस तरह का हो। गुड डिस्पैच में निर्धारित किया गया कि जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है, शिक्षा के पाठ्य में प्राच्य भाषा और साहित्य को स्थान दिया गया। देखो जो मैकाले की नीति थी, मैकाले की नीति में प्राच्य भाषा और साहित्य को जो है दोयम दर्जे का माना गया, उसको कोई स्थान शिक्षा में नहीं दिया गया। लेकिन गुड डिस्पैच में प्राच्य भाषा यानी कि भारतीय भाषा ना, तो भारतीय भाषाओं और साहित्य को जो है इसमें इम्पोर्टेंस दी गई कि शिक्षा में इसको भी शामिल रखा जाएगा। जैसे कि बंगला, संस्कृत, अरबी, फारसी के साहित्य को जो है इसमें स्थान दिया गया। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष स्थान। हाँ, इतना ज़रूर है कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान जो है उसको जो है विशेष स्थान दिया गया। कि भई हम पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को इम्पोर्टेंस देंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्राच्य भाषा साहित्य को हम स्थान ना दें। प्राच्य भाषा साहित्य को भी जो है हम उतनी ही इम्पोर्टेंस देंगे और साथ ही साथ उसके साथ-साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भी जो है पढ़ाया जाएगा। धार्मिक शिक्षा की सीमित छूट। अ, मैकाले ने क्या किया था कि उन्होंने शिक्षा विद्यालयों में महाविद्यालयों में धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाया था। यानी कि किसी भी विद्यालय में जो है किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन जो है गुड डिस्पैच में जो है धार्मिक शिक्षा की सीमित छूट दी गई थी कि धार्मिक शिक्षा जो है सीमित रूप से दी जाएगी। लेकिन जो है जो मिशनरियों द्वारा स्थापित स्कूल है, मिशनरियों द्वारा स्थापित स्कूलों में जो है, बाकी सरकारी विद्यालय जो होंगे, उनमें जो है किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा की छूट नहीं थी। लेकिन मिशन स्कूलों को धार्मिक शिक्षा से छूट दी गई, ये भेदभाव दिखाई देता है, वो डिस्पैच में। मैकाले ने तो सभी में प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन जो है चार्ल्स वुड ने जो है, जो सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, जिन विद्यालयों को सरकारी सहायता मिलती है, उन विद्यालयों में जो है कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन मिशनरियों द्वारा स्थापित जो विद्यालय हैं, उनमें जो है धार्मिक शिक्षा की छूट होगी। सीधी-सीधी सी बात है कि ईसाई धर्म की शिक्षा की छूट मिशनरियों के द्वारा स्थापित विद्यालयों में दी गई और साथ ही साथ जो विवादित रहा वो था सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में बाइबिल रखना अनिवार्य था। ये जो भी सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय होंगे, उन विद्यालयों में कोई धार्मिक पुस्तक रखें, ये पुस्तकालयों में धार्मिक पुस्तक रखी जाए या ना रखी जाए, लेकिन जो है पुस्तकालयों में बाइबिल जो है वो ज़रूर रखी जाएगी। तो पुस्तकालयों में बाइबिल रखना अनिवार्य कर दिया गया था। शिक्षा के माध्यम की बात करें, मीडियम ऑफ एजुकेशन में
इसमें प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषाएँ और अंग्रेजी भाषा जो है वो निर्धारित किया गया कि प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन दी जाएगी भारतीयों को, तो उसका मीडियम जो है भारतीय भाषाएँ और अंग्रेजी जो है वो रहेगी। यानी कि दोनों भाषाओं में भारतीय भाषाएँ भी पढ़ाई जाएगी और उसी के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा जो है वो पढ़ाई जाएगी। मीडियम ऑफ एजुकेशन देशी भाषाएँ रहेंगी, उसको अटैच कर दिया अंग्रेजी से। जैसे कि आज के समय में हमारे हिंदी मीडियम स्कूल्स में चलता है कि वो हिंदी मीडियम से भाषा हो रही है, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो सब सोचता है इस तरह से। वैसे वुड इस टच में वो चार्ल्स वुड का स्टेटमेंट था कि हम भारत के समस्त स्कूलों को फलते-फूलते देखना चाहते हैं। यानी कि हम अंग्रेजी शिक्षा तो दें और विद्यालय बंद हो जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। हम तो सभी भारत के विद्यालयों को फलते-फूलते देखना चाहते हैं। उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी। दिनाजन व्यवस्था की गई कि जो हायर एजुकेशन होगी, हायर एजुकेशन का मीडियम जो है वो केवल अंग्रेजी रहेगा। तो इसमें जो है उन्होंने हायर एजुके क्योंकि उसका उनका उद्देश्य था कि हायर एजुकेशन जो है केवल वही बालक प्राप्त करेंगे जो कि प्रतिभाशाली होंगे और अंग्रेजी भाषा का उन्हें जो है अच्छा ज्ञान होगा। इसलिए जो है हायर लेवल पर जो है उन्होंने अंग्रेजी मीडियम को प्रेफ़रेंस दिया कि उच्च शिक्षा जो है वो केवल अंग्रेजी माध्यम से ही दी जाएगी। ज्ञान विज्ञान की शिक्षा केवल अंग्रेजी से ही संभव है। इसमें कहा गया वो डिस्पैच में कि जो ज्ञान विज्ञान है उसकी शिक्षा जो है वो केवल अंग्रेजी से ही संभव है। इसलिए उच्च स्तर का ज्ञान जो भी होगा वो जो है अंग्रेजी माध्यम से ही दिया जाएगा। अब बात करते हैं विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित सुझाव। वुड डिस्पैच में विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित भी सुझाव दिए गए थे। इसमें कहा घोषणा पत्र में कहा गया कि अब समय आ गया है कि भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए और उदार तथा नियमित शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि ये अब समय है, कोई कंडीशन बिल्कुल उपयुक्त समय है कि भारत में जो है यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जाए और जो है उदार और नियमित शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए जो है उन्होंने कुछ सुझाव दिए अपने तरफ के सोच करने के लिए। उन्होंने सुझाव जो दिए इसमें कहा कि उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कलकत्ता, बम्बई में विश्वविद्यालय खोले जाएँ। सबसे पहले कलकत्ता और बम्बई में विश्वविद्यालय खोले जाएँ और उसके बाद जब यदि आवश्यक हो तो मद्रास में विश्वविद्यालय खोला जाए। जो ये विश्वविद्यालय होंगे, इन विश्वविद्यालयों का संगठन लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर किया जाए क्योंकि उस समय आज भी है और उस समय भी जो है लंदन विश्वविद्यालय जो है विश्व में अपना एक विशेष स्थान रखता था। तो उन्होंने कहा कि भारत में जो भी अंग्रेजों के द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएँगे, उनका संगठन जो है वो लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर ही किया जाएगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति, उप-कुलपति तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी और इनकी नियुक्ति ये सब जो है सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाएँगे। इन सबको मिलाकर सीनेट का गठन किया जाएगा और जिसका कार्य होगा विश्वविद्यालय के नियमों का निर्माण करना और उसका प्रबंधन करना। यानी कि इसमें जो है, जो अधिकार थे वो सीनेट के हाथ में रख दिए गए थे। किसी एक व्यक्ति या अधिकारी के हाथ में समस्त अधिकारों को नहीं सौंपा गया, बल्कि सीनेट से एक तरह से तात्पर्य कमेटी होगी, ये कमेटी गठित करेगी जिसमें कि ये सब सदस्य होंगे और समस्त प्रकार के निर्णय जो है वो इस सीनेट के द्वारा ही किए जाएँगे। इन विश्वविद्यालयों का कार्य क्या होगा? कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करना, उनका निरीक्षण करना, उनके शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना, परीक्षाओं का आयोजन करना और जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण होंगे, उनको उपाधियाँ प्रदान करना, ये जो है इन विश्वविद्यालयों का कार्य होगा। अब बात करते हैं जनसाधारण की शिक्षा की। जनसाधारण की शिक्षा से संबंधित जो सुझाव दिए गए घोषणा पत्र में जनसाधारण की शिक्षा के ऊपर बल देते हुए कहा था कि अब हमारा ध्यान उस विषय की ओर भी जाना चाहिए जो संभवतः अधिक महत्व का है और जिसकी अब तक अवहेलना की गई है। वह है किस प्रकार उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान जो जीवन के हर स्तर पर उपयुक्त है उस समस्त
जन समूह को जो निस्सहाय होने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के सर्वथा अयोग्य है, प्राप्त कराया जा सकता है। और हम यह देखना चाहते हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भविष्य में सरकार क्या सक्रिय प्रयास करती है। तो ये स्टेटमेंट चार्ल्स वुड के द्वारा दिया गया था। जनजाने की इसमें कहीं न कहीं जो है जनसाधारण की शिक्षा को इम्पोर्टेंस दी गई थी, कि जनसाधारण की शिक्षा को हमें जो है महत्व बनाना है, हमें केवल जो है ब्रिटिशर्स और अंग्रेजों के चमचों को ही केवल ध्यान नहीं में नहीं है शिक्षा के लिए, बल्कि जो है पूरे जनसमूह को इस पर हमें ध्यान जो है वो देना होगा। पूरा जनसमूह जो है वो उसके ऊपर हमें फ़ोकस करना होगा। तभी जो है शिक्षा का जो है व्यापक प्रसार हो सकता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि विद्यालयों की संख्या में तेजी से वृद्धि की जाए। अ, देशी विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाया जाए, निर्धन व योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए। नेक्स्ट बात आती है सहायता अनुदान की, कि सहायता अनुदान जो है वो किस तरह से जो है प्रदान किया जाएगा। शिक्षा के प्रसार के लिए धन की आवश्यकता है और कंपनी और सरकार के पास के लिए ये संभव नहीं है। इसमें कहा गया, साफ स्पष्ट कहा गया कि इतनी बड़ी जनता के लिए जो है, इतने बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था कर पाना, इस पर बहुत ज़्यादा खर्च होगा और इतना खर्च कर पाना कंपनी या सरकार के लिए संभव नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने तर्क दिया कि हमें जो है जनसाधारण का सहयोग जो है वो लेना होगा। इसमें कहा गया कि हमने भारत में सहायता अनुदान प्रणाली को अपनाने का निश्चय लिया गया है। यह प्रणाली इंग्लैंड में सफलतापूर्वक व्यवहार में लाई गई है और हम यह आशा करते हैं कि इससे हम राज्य के सहयोग के अतिरिक्त स्थानीय साधनों का सहयोग प्राप्त तथा राज्य के व्यय में वृद्धि करके शिक्षा का जितना विकास केवल राज्य के व्यय से संभव है, उससे कहीं अधिक शिक्षा का विकास कर सकेंगे। तो इसमें एक तरह से ये कहा गया कि वही जो है तो सरकार के बस का तो नहीं है कि इतना खर्च जो है वो उठाए। तो इसके लिए जो है हमें जन सहयोग की ज़रूरत है। जनता जो है सहयोग करे, कुछ जनता सहयोग करेगी और कुछ सरकार जो है सहयोग प्रदान करेगी। तो इससे जो है क्या होगा कि इससे शिक्षा के शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार जो है वो किया जाएगा। तो इसमें कहा कि कुछ राज्य सरकारें जो प्रांतीय सरकारें हैं वो जो है कुछ खर्च करेगी। कुछ लोग जो है जो शिक्षा में प्रगति के लिए इंटरेस्टेड है, विद्यालय आदि की स्थापना करेंगे और कुछ जो है सरकार जो है उनको पैसा कर देगी जिससे कि जो है ज़्यादा तेज़ी से विस्तार किया जा सकेगा। घोषणा पत्र में कहा गया कि उन्हीं शिक्षाओं उच्च शिक्षाओं को अनुदान दिया जाएगा जो शर्तों का पालन करेंगे। जैसे कि विद्यालयों को बिना किसी भेदभाव के विद्यार्थियों को स्थान देना, उनको प्रवेश देना, शिक्षा देना, सरकारी आदेशों का पालन करना और विद्यालय से कोई फीस ना लेना। तो इसमें साफ कहा गया कि सरकार के द्वारा जो विद्यालयों को अनुदान दिया जाएगा, वो केवल उन्हीं विद्यालयों को अनुदान दिया जाएगा जो कि गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, धर्म निरपेक्षता पूर्ण स्थिति में यानी कि धर्म, जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनको जो है बिना किसी भेदभाव के उनको शिक्षा में प्रवेश या विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही व्यवस्था की गई कि इंग्लैंड की सहायता अनुदान प्रणाली की तरह प्रांतीय सरकारें शिक्षकों के वेतन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों या पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, भवन निर्माण आदि के लिए अलग से अनुदान की व्यवस्था करेंगी। यानी उस समय जो है उन्होंने प्रांतीय सरकारें अपनी बना दी थी। तो प्रांतीय सरकारें जो वहाँ पर अपने अधिकारी बिठाए दिए थे, उन्होंने कहा कि प्रांतीय सरकारें भी जो है शिक्षकों के वेतन, छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देना, पुस्तकालय और वाचनालयों आदि के लिए जो है ये सरकारें जो है धन खर्च करने के लिए स्वतंत्र होंगी और ये भी जो है पैसा खर्च करेगी। शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था, वो डिस्पैच में टीचर ट्रेनिंग को भी इम्पोर्टेंस दी गई, उसमें स्थान दिया गया। तो विचार तो स्पष्ट होता है कि टीचर ट्रेनिंग की जो
कंसेप्ट है वो 1854 से पहले आ गया था। इसमें कहा गया कि हमारी यह इच्छा है कि भारत की प्रत्येक प्रेसिडेंसी, उस समय जो स्टेट्स थे उनको प्रेसिडेंसी कहा जाता था, भारत की प्रत्येक प्रेसिडेंसी में शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाए और साथ ही साथ घोषणा पत्र में स्पष्ट किया गया कि कानून, चिकित्सा और इंजीनियरिंग के शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाए। छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्तियां देने का सुझाव दिया गया। इसमें कहा गया कि भाई जो है कि हर प्रेसिडेंसी में जो है एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मिनिमम जो है वो जरूर होगा। दूसरा, एक इसमें एक बहुत अच्छी बात दी गई कि केवल ट्रेडिशनल वो पाठ्यक्रमों के लिए ही नहीं, बल्कि कानून, चिकित्सा और इंजीनियरिंग के लिए लॉ, मेडिकल और इंजीनियरिंग के शिक्षकों के लिए भी जो है टीचर ट्रेनिंग जो है इसमें अनिवार्य की गई कि वो भी जो उनको भी जो है टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी। स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन के संदर्भ में वो डिस्पैच में सुझाव दिए गए कि घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रकार के प्रयासों पर बल दिया गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी हम अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट किए बिना नहीं रह सकते। हम गवर्नर जनरल की इस घोषणा से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि भारत में स्त्री शिक्षा को सरकार की स्पष्ट व महत्वपूर्ण सहायता मिलनी चाहिए। वो डिस्पैच ने इस बात को नोटिस किया कि भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। उसके इसको हमें जो है प्रोत्साहित करना पड़ेगा। इसलिए इसमें कहा गया कि भारत में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जो भी सहायता कर रही है, उसको वो महत्वपूर्ण सहायता उससे हम सहमत हैं और जो है इस तरह के प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे कि भारत में स्त्रियों की शिक्षा में तेजी से सुधार लाया जा सके। तभी जो है जनमानस में अगर स्त्रियों की शिक्षा में सुधार लाया गया तो जनमानस की शिक्षा में तेजी से सुधार होगा। व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन के संदर्भ में भी सुझाव दिए गए डिस्पैच में वोकेशनल एजुकेशन का कि भारत में यह सुझाव दिया गया कि भारतीयों को घोषणा पत्र में सुझाव दिया गया कि भारतीयों को विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा देने के भारत के विभिन्न प्रांतों में व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। तो यानी कि जो व्यावसायिक शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, व्यावसायिक शिक्षा के देने के लिए भारत के विभिन्न प्रेसिडेंसीज में जो है विद्यालयों की स्थापना की जाए, व्यावसायिक विद्यालयों की। और इन व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना के 2 लाभ होने की बात की गई। पहला क्या लाभ? एक तो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके भारत के युवक बेकार नहीं रहेंगे। उनको कोई कार्य मिल जाएगा और वो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। ये देखो कितनी दूर की बात सोची चार्ल्स ने कि जो शिक्षा है, अगर हम भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देंगे तो भारतीय जो है वो बहुत जल्दी से किसी ना किसी व्यवसाय को अपना लेंगे और वो खाली नहीं रहेंगे। और जब उनके पास कोई व्यवसाय होगा, वो कोई कार्य कर रहे होंगे तो वो जो है कि इसका फायदा ये होगा कि वो आंदोलनों में, क्योंकि स्वतंत्रता की प्राप्ति के मांग के लिए जो है विभिन्न आंदोलन जो है वो चलते रहते थे। तो उन आंदोलनों में युवा वर्ग जो है वो बढ़ चढ़कर भाग लेता था। उसमें कहा गया कि जब उनको समय से रोजगार मिल जाएगा तो वो अपने रोजगार में लग जाएंगे और फिर जो है इससे वो आंदोलनों में भाग लेने से बचेंगे। तो जाहिर-सी बात है, जब व्यक्ति जो है किसी व्यवसाय में जुड़ जाता है तो फिर वो जो है कोई काम कर रहा है तो काम को छोड़ेगा, सोचा कि यार इसको मेरे काम का नुकसान होगा, मैं चाहूँ या ना चाहूँ। लेकिन जब वो फ्री है, उसके पास कोई काम ही नहीं है तो सोचा चलो आंदोलन में ही चल चल लेते हैं और भीड़ इकट्ठी जो है वो हो जाती थी। तो इस तरह से जो है क्या है इसमें ये कहा गया कि इनको अगर रोज़गार हम दे देंगे, तो ये अगर कोई कंपनी में नौकरी करेगा, तो कंपनी में नौकरी करेगा तो कंपनी के अगेंस्ट कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। अगर कंपनी के अगेंस्ट जाएगा, कंपनी निकाल देगी। तो इस तरह से जो है उन्होंने ये जो है दूर की सोच जो है की थी। दूसरा लाभ उनका दूसरा सरकार को लाभ होगा कि उसे स्वामी भक्त सेवक मिल जाएँगे कि भई जो लोग कंपनी से या सरकारी दूसरे लाभ के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनको वे जो है क्या है कि अब उनको स्वामी भक्त सेवा, अगर किसी ने कोई अपना कोई व्यवसाय अपना लिया, तो भई वो सरकार के साथ कौन सरकार के साथ झगड़ा लेना चाहेगा? सरकार के साथ झगड़ा लेगा, उसका व्यवसाय चौपट हो जाएगा, ठीक है ना? तो वो कहीं न कहीं जो है कंपनी के अधिकारियों की चमचागिरी करेगा। वहीं पर कुछ लोग जो है इस कंपनी में या अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, उच्च शिक्षा प्राप्त करके कंपनी में नौकरी करेंगे, तो वो भी जो है कंपनी के सेवक बन जाएँगे। तो एक तरह से सरकार को स्वामी भक्त जो है वो मिल जाएँगे। शिक्षा और सरकारी रोजगार के संदर्भ में भी जो है सुझाव
दिए गए या स्पष्ट व्याख्या के क्या विचार थे। घोषणा पत्र में कहा गया कि राज्य पदों पर नियुक्तियों में उन व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाए जिनकी शैक्षिक योग्यता अन्य व्यक्तियों से अधिक हो। यानी कि उन्होंने जो है इसमें ये बात कही गई कि जिसके पास जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन होगी उसको उतनी ही ऊंची पोस्ट जो है वो मिलेगी। साथ ही साथ नियुक्तियों में प्रेफरेंस दिया जाएगा। कहीं पर कोई पोस्ट वैकेंट निकली है, 10 आदमियों ने वहां पर अप्लाई किया, तो उसमें जो है जिसकी योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे हाई होगी उसको जो है वहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसमें जो है कहा गया कि वो राज्य पदों पर नियुक्तियों में उन व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाए जिनकी की शैक्षिक योग्यता अन्य व्यक्तियों से अधिक हो। इस नीति का ये लाभ हुआ कि लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने में रुचि लेंगे। जब लोगों को ये पता चलेगा कि भाई अगर उनके पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, तो उनके चयन होने की क्वालिफिकेशन ज़्यादा है उनके पास, तो उनके चयन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। उच्च शिक्षा को प्राप्त करने की चाह उनमें बढ़ेगी जिससे कि वो जो है उच्च पदों पर कंपनी में आसीन हो सके। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन, जहाँ मैकाले ने भारतीय भाषाओं को निम्न दर्जे का माना, उनके प्रोत्साहन भारतीय शिक्षा भाषाओं को जो है गँवारू भाषा जो है वो कहा उन्होंने, लेकिन वुड डिस्पैच ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने को कार्य किया। उन्होंने भारतीय भाषाओं के महत्व और भारतीय संस्कृति के महत्व को पहचाना और उनको संरक्षण प्रदान करने की बात की। घोषणा पत्र में कहा गया कि पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाए और इन विषयों की भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखाई जाए। उनके लेखकों को उचित पुरस्कार प्रदान किया। हालांकि पाश्चात्य भारतीय भाषाओं पढ़ाई जाए, साथ ही साथ जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान है उस पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान साहित्य आदि की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाए और ये जो लेखक जो है ये ट्रांसलेशन करने का काम करेंगे। भारत यूरोपियन भाषा साहित्य को जो है भारतीय भाषा साहित्य में ट्रांसलेट करने का, ऐसे लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको उचित पुरस्कार देने की भी बात कही गई। मुसलमानों की शिक्षा, वुड डिस्पैच में मुसलमानों की शिक्षा के विषय में भी सुझाव दिए गए। वुड डिस्पैच में मुसलमानों की शिक्षा के विषय में घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत में जो भी संप्रदाय ही समय है, उन संप्रदायों में मुस्लिमों की शिक्षा जो है, मुस्लिमों की शैक्षिक स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। मुस्लिमों में शैक्षिक पिछड़ापन जो है वो सबसे ज्यादा है। उनकी शैक्षिक दशा पर उन्होंने अपना दुख प्रकट किया और इस संबंध में सुझाव दिया कि मुसलमानों की शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष प्रयास प्रारंभ किए जाए, जहां मुसलमानों की शिक्षा के लिए विशेष विद्यालय खोले जाए। तो ये जो है उसमें कहा गया और उसमें घोषणा की गई कि मुसलमान बच्चों के लिए मुसलमान बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूल खोले जाए, जिनमें कि केवल जो है मुस्लिम बालकों को ही प्रवेश दिया जाए। मुसलमान बच्चों को स्कूलों में आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। तो जो मुस्लिम बालक है उनको जो है शिक्षा में प्रवेश देने के लिए विशेष रूप से जो है प्रयास किए जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था वुड डिस्पैच। आपको वीडियो से संबंधित जो भी सुझाव है